हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार पांडे आज के इस वीडियो लेक्चर में सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉलिटिकल आने जा रहा हूं। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत मैं 9 टॉपिक्स आपको पढ़ाऊंगा, जिसमें पहला टॉपिक प्रेसिडेंट है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। प्रेसिडेंट से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके दिमाग में इसके बाद नहीं रहेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अपग्रेड एजुकेशन नाम का यूट्यूब पर चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिसकी वजह से आपको जो अपडेटेड वीडियोज़ हैं उसको नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत वो 9 टॉपिक्स कौन से हैं? तो प्रेसिडेंट जो इस वीडियो लेक्चर में मैं कवर करूंगा, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट, देन प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री कमेटी, सुप्रीम कोर्ट, जुडिशियल रिव्यू, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL, ये सभी चीज़ें मैं कवर करूंगा। प्रेसिडेंट स्टार्ट करने से पहले आपको कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि कितने पार्ट्स होते हैं। तो 22 पार्ट्स हैं, 12 शेड्यूल हैं और 395 आर्टिकल्स हैं। तो इन सब के बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए इसे स्टार्ट करने से पहले। प्रेसिडेंट बेसिकली पार्ट 5 में आता है। एग्जैक्टली पार्ट 5 कहाँ से कहाँ तक है? तो आर्टिकल 52 से स्टार्ट करेंगे तो 151 तक पार्ट 5 यूनियन के बारे में बताया गया है, संघ के बारे में बताया गया है। उसके बाद पार्ट 6 में स्टेट का सब्जेक्ट आ जाता है। तो प्रेसिडेंट बेसिकली इसके अंदर ही प्रेसिडेंट कहाँ पे है? तो पार्ट 5 में यूनियन के अंदर है एग्जीक्यूटिव। 3 चीज़ें हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल। तो इसके अंदर है एग्जीक्यूटिव का सेक्शन। एग्जीक्यूटिव में हम क्या क्या पढ़ते हैं? तो प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ते हैं, प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ते हैं, अटॉर्नी जनरल के बारे में पढ़ते हैं और इनके कंपोजिशन, कॉन्स्टिट्यूएंट्स, वाइस प्रेसिडेंट इसी के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें हम प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे। प्रेसिडेंट किस आर्टिकल में दिया है? तो आर्टिकल 52 में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 52 में प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है। 52 से 78 तक एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव मैंने आपको बता दिया क्या क्या पढ़ना है। लेजिस्लेटिव में क्या पढ़ना है? तो जो सांसद होता है, सांसद के बारे में हमको, संसद जो होती है बेसिकली, सांसद तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गया। संसद जो होती है वो बेसिकली उसमें राज्यसभा, लोकसभा, प्रेसिडेंट, इन तीनों से मिलकर क्या बनती है? संसद बनती है। और यही क्या कहलाती हैं? लेजिस्लेटिव बॉडीज भी कहलाती हैं। फिर तीसरे में जुडिशियल में आते हैं। जुडिशियल में आपका सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जुडिशियल बॉडीज़ हैं। तो ये हम लोग जुडिशियल में पढ़ते हैं। अब प्रेसिडेंट के बारे में एक स्टेटमेंट बहुत फेमस है कि ही रिप्रेजेंट्स द नेशन बट ही डजंट लीड द नेशन। तो लीड कौन करता है नेशन को? प्राइम मिनिस्टर करता है, ऑब्वियस सी बात है। ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का काम करता है। हेड ऑफ स्टेट कहा जाता है, इट मीन्स राष्ट्र का सबसे प्रमुख। यहाँ स्टेट राष्ट्र से है, न कि राज्य से, ठीक है। ही इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, ऑब्वियस सी बात है। किसी भी देश का कोई राष्ट्रपति होगा वो उस देश का पहला नागरिक होता है। यहाँ भी भारत के साथ भी यही केस है। और ही एक्ट एज ए सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉलिडेरिटी ऑफ द नेशन। क्यों? ऑब्वियस सी बात है कि जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो हर एक स्टेट का पार्टिसिपेंट्स इसमें होता है, ठीक है। और ये हर एक नुमाइंदे अपने हर एक स्टेट में अपॉइंट भी करता है। तो कहीं ना कहीं एक यूनिटी जो शो होती है वो इस पोस्ट से कहीं ना कहीं शो होती है। इलेक्शन की बात करते हैं प्रेसिडेंट के, तो इसमें इलेक्टोरल कॉलेज फॉर्म होता है। ये संविधान के आर्टिकल 54 में बताया गया है इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में। इस इलेक्टोरल कॉलेज में क्या क्या होता है? तो बेसिकली याद रखेंगे, जो संसद होती है, संसद में लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर्स इसमें नहीं आएंगे, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ही पार्टिसिपेट करेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। दूसरी बात, जो राज्य है, राज्य के जितने भी विधायक हैं वो जो इलेक्टेड विधायक हैं उनको ही इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। कितने राज्य हैं भारत में? 28 राज्य। 28 राज्य के सभी विधायकों को इसमें वोट देने का अधिकार मिलेगा। वोट कैसे देते हैं? बैलेट पेपर में। कहाँ देते हैं? संसद में। तो बेसिकली ये आप याद रखेंगे। थर्ड जो है वो है दिल्ली और पांडिचेरी में विधानसभा का गठन हुआ था 70वां संविधान संशोधन 1992 के बाद से। तो 1993 के बाद से इनको ये पावर मिल गई कि ये भी, इनके विधायकों को ये पावर मिल गई कि ये भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये आप याद रखेंगे। इलेक्टोरल कॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है कि राष्ट्रपति जो चुनाव होता है उस चुनाव को डायरेक्ट इलेक्शन बोलते हैं कि इनडायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट इलेक्शन कुछ हद तक आंसर सही है, बट इनडायरेक्ट इलेक्शन में भी इसमें प्रॉपर्टीज़ हैं। लाइक इसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से जो इलेक्शन होते हैं वो होते हैं। अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कैसे ये इलेक्शंस कंडक्ट होंगे? तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में एक फॉर्मूला दिया गया है। वो फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए। फॉर्मूला कैसे? जैसे अगर एक विधायक है तो एक विधायक की वैल्यू यहाँ एक नहीं होगी,
यहाँ 100 हो सकती है, 200 हो सकती है, 300 हो सकती है, डिपेंड अपॉन देयर पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट एंड एमएलए ऑफ दैट स्टेट। बात समझ में आ रही है। अगर मैं मध्य प्रदेश में किसी एक विधायक की मत वैल्यू निकाली, उसका एक काउंटिंग नहीं होगी, उसकी मत वैल्यू की काउंटिंग होगी। और उसका मत वैल्यू कैसे निकलेगा, वोट वैल्यू कैसे निकलेगी? वोट वैल्यू निकालने का सिंपल फॉर्मूला है, मान लीजिए 3 करोड़ जनसंख्या मध्य प्रदेश में है, तो 3 करोड़ को डिवाइड कर देंगे, विधायक कितने हैं, 230 विधायक है, 230 से डिवाइड करेंगे इंटू 1000 कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि उस एमएलए की वोट वैल्यू निकल आएगी। अब उस विधायक की वोट वैल्यू निकल गई, उससे इंटू कर देंगे हम टोटल नंबर ऑफ एमएलए से, तो कितने टोटल नंबर ऑफ, फिर इंटू कर देंगे 230 से। तो अब ये क्या निकल जाएगा, एक स्टेट की एमएलएज की वोट वैल्यू निकल जाएगी। अब ऐसे ही 28 स्टेट का इसी फॉर्मूला के तहत हम निकालेंगे। तो ये आंकड़ा कहीं ना कहीं लाखों में पहुंचता है आज की डेट में, ये याद रखेंगे आप। अब आपने समझ लिया एमएलए की कैसे निकालते हैं, अब एमपी की कैसे निकालेंगे। अब 28 के 28 स्टेट के एमएलएज की वोट वैल्यू डिवाइडेड बाय राज्यसभा लोकसभा के जितने भी सांसद हैं, कितने सांसद होंगे, तो 533 इलेक्टेड सांसद होते हैं लोकसभा में, 233 इलेक्टेड सांसद होते हैं राज्यसभा में। ये दोनों को हम जोड़ देंगे तो बेसिकली कितने सांसद हो जाएंगे, 776। तो 28 स्टेट के एमएलएज की वोट वैल्यू डिवाइडेड बाय 776 करेंगे। अब वो जो वैल्यू निकली वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक सांसद की वोट वैल्यू निकली, एक सांसद की वोट वैल्यू निकली, उसका इंटू कर देंगे 776 में, तो ये पूरी की पूरी एमपीज की वोट वैल्यू आ गई। अब एमपीज की वोट वैल्यू हमारे पास है, एमएलएज की वोट वैल्यू हमारे पास है, दोनों को जोड़ देंगे तो ये लगभग 11 लाख के अप्रॉक्स ये पूरी वैल्यू आएगी। अब इसी 11 लाख में डिवाइडेशन का काम होता है, जो भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में खड़े होते हैं। अब जिनकी संख्या ज़्यादा वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीत जाते हैं। बस समझ आ रही है आपको। तो ये पूरी की पूरी एक प्रोसेस है। अगर इस प्रोसेस में कोई भी डिस्प्यूट हुआ या कोई विवाद का कारण बना तो इसको रिजॉल्व करने का काम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा इसको चैलेंज कहीं नहीं किया जा सकता है, ये भी याद रखेंगे, डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2001 बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। इसमें ये बताया गया है कि तुम जो टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट फॉर्मूला यूज़ करते हो वो कौन सी जनसंख्या का यूज़ करोगे। आज तो 2011 का सेंसस भी हमारे पास है, ऐसा नहीं है। तो 1971 का सेंसस फिक्स कर दिया गया है कि इसी सेंसस पर क्या होगा, इस फॉर्मूला को इसमें वैल्यू निकाली जाएगी। आज अगर मध्य प्रदेश में पॉपुलेशन के अगर वोट वैल्यू निकालता हूँ एमएलएज की तो वहाँ पे पॉपुलेशन 3 करोड़ है, बट आज की डेट में मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन 7.5 करोड़ है। तो ये कहीं ना कहीं एक डिफरेंस क्रिएट करता है। 11 लाख के अप्रॉक्स अभी वोट वैल्यूज़ आती हैं। अगर डिलिमिटेशन कमीशन 2026 में बैठेगा, इसके बाद वोट वैल्यू हम देखेंगे तो ये आज अगर 11 लाख है तो कहीं ना कहीं वो 30 लाख में कन्वर्टेड हमको मिलेगा, क्योंकि जनसंख्या बहुत तेज़ी से वृद्धि किया है। अबाउट 20 to 25% डेकेटल ग्रोथ रेट हर एक स्टेट की लगभग हमको देखने को मिली है। चलिए आगे चलते हैं, क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो क्वालिफिकेशन में आपको प्रेसिडेंट के लिए सबसे पहले तो 35 साल से उसकी उम्र ज़्यादा होनी चाहिए, वो इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए। बाई बर्थ हो ना हो वैल्यू नहीं करता है, बट वो सिटीज़न होना चाहिए। और सिटीज़नशिप आपको पता है कि 4 तरीक़ों से मिलती है, बाई बर्थ, बाई रजिस्ट्रेशन, और ये नागरिकता का विषय है, मैं उसको इसमें सेपरेटली आपको बताऊंगा, ठीक है। तो मैं इसमें ये बोलना चाह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं बाई बर्थ वो सिटीज़न होना चाहिए, कैसे भी चारों विधि से किसी विधि से वो नागरिकता हासिल किया होगा। तीसरी चीज़ है वो लोकसभा में जो सांसद होते हैं उनकी क्वालिफिकेशंस जो होती हैं उसके क्राइटेरिया को फुलफिल करना चाहिए। चौथी चीज़ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट स्किप नहीं होना चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, किसी भी यूनियन में, स्टेट में या लोकल अथॉरिटी में कहीं पे भी वो अलग से कोई पद ग्रहण न किया हो, तभी वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए एलिजिबल होगा। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। तो इसमें बताया गया है कि इलेक्टर्स और प्रपोजर्स और सेकेंडर्स की संख्या है वो 50-50 होनी चाहिए। प्रस्तावक और आवेदक की संख्या 50-50 होनी चाहिए। अब ऐसा क्यों किया गया, पहले ये 10-10 थी, इसको 1997 में अमेंडमेंट करके इसकी संख्या बढ़ा दी गई 50-50, इसलिए क्योंकि सीरियस कैंडिडेट आए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, इस पोस्ट की डिग्निटी मेंटेन रहे। नेक्स्ट बात करते हैं कि सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट 15,000 कर दिया गया है। अगर किसी कैंडिडेट को कुल मत का 1
छठा भाग अगर उसको नहीं मिलता, 1/6 वोट इसको नहीं मिलते हैं, तो उसको 15,000 रुपये जमा करवाना पड़ेगा बैंक में। ये एक सिक्योरिटी अमाउंट है, पहले ही 2500 हुआ करती थी, तो ये कहीं ना कहीं 1997 में बढ़ाया गया है सीरियसनेस इस पोस्ट की बढ़ाने के लिए, ठीक है। ओथ की बात करते हैं, शपथ ग्रहण कौन करवाता है। शपथ ग्रहण समारोह में राष्ट्रपति को शपथ दिलवाने का काम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का होता है, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। ये किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 60 में इसका वर्णन है। अभी हम बात करें कि जो प्रेसिडेंट होती है उसकी सैलरी क्या है, तो उसकी सैलरी 5 लाख रुपये महीना है। ये 2018 में संशोधन हुआ था, इसके पहले इनकी सैलरी 1 लाख हुआ करती थी, अभी 5 लाख है। याद रखेंगे वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी 4 लाख है, प्राइम मिनिस्टर की 3.8 है, वहीं गवर्नर की 3.5 है, 3.5 लाख। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। टर्म्स की बात करते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफिस की टर्म्स क्या होती हैं, तो बेसिकली ये फिर से एलिजिबल है री इलेक्शन के लिए, फिर से चुनाव लड़ सकता है प्रेसिडेंट का, एक बार चुन लिया गया है तो। दूसरी चीज़, कितनी बार भी वो प्रेसिडेंट बनाया जा सकता है। वहीं अमेरिकी संविधान में देखें तो वहाँ के जो राष्ट्रपति होता है वो सिर्फ केवल 2 बार तक के लिए बन सकता है। इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, वो कितनी बार भी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं तो आर्टिकल 56(1)(a), याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रेसिडेंट, कुछ भी हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिक्स रिलेटेड तो अपने को उसकी आर्टिकल्स मालूम होने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मालूम होनी चाहिए, और किस पोस्ट की बात कर रहे हैं उसके बारे में कंपोजिशन और स्पेसिफिकेशन मालूम होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो आप ध्यान में रखेंगे। हम बात कर रहे थे कि जो प्रेसिडेंट होता है उसको अगर रेजिग्नेशन देना है तो किसको देगा, तो वाइस प्रेसिडेंट को देगा। ये कहाँ लिखा गया, तो आर्टिकल 56(1)(a), तो इसमें ये दिया गया है, तो आप ये याद रखेंगे। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाना है तो कहाँ आएगा, संसद के किसी भी सदन में आ सकता है, चाहे वो लोकसभा में चाहे राज्यसभा में। ये जो इम्पीचमेंट की प्रोसेस है कहाँ से ली गई है, तो अमेरिका के संविधान से ये आइडिया लिया गया है कि भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग से हटाया जा सकता है। क्यों हटाएंगे, वायलेशन करेगा कॉन्स्टिट्यूशन को तो हटाएंगे, इरेगुलरिटी पाई गई तो हटाएंगे, और अनकॉन्स्टिट्यूशनल कुछ भी होगा तो उसको हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है, महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है। अब मान लेते हैं लोकसभा में ये प्रस्ताव आया, तो इस प्रस्ताव को लाने के लिए जो 1/4 कैंडिडेट हैं, बेसिकली 1/4 लोकसभा के कुल सदस्यों का 1/4 जो प्रेजेंट है उसका 1/4 साइन करेंगे, तब जाके ये रेजोल्यूशन आएगा। अब ये रेजोल्यूशन आ तो गया, लेकिन 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। मान लेते हैं लोकसभा से 2/3 बहुमत से पास हो गया, अब ये राज्यसभा में जाएगा। अब राज्यसभा में जाने के बाद क्या होगा कि वहाँ पे राष्ट्रपति जिसके खिलाफ महाभियोग लाया गया है वो भी वहाँ पे प्रेजेंट रहेगा और अपनी बात रखेगा, ठीक है। अब वहाँ से भी अगर 2/3 बहुमत से पास हो गया तो भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग मान लेंगे पारित हो चुका, उसको हटा दिया जाएगा। बेसिकली आज तक पूरे इतिहास में अभी तक तो महाभियोग पारित कभी नहीं हुआ है, लाया ज़रूर गया है 1969 में, आई थिंक एक थे उनके खिलाफ लाया गया था, राष्ट्रपति के खिलाफ नहीं, सॉरी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ एक 1969 डेट याद आ रही है तो उनके खिलाफ लाया गया था। भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ आज तक महाभियोग आया ही नहीं है और कभी पास भी नहीं हुआ रेजोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाते हैं तो उनके खिलाफ जो वोट देने का अधिकार, आप समझ गए होंगे, भारत की संसद के जो लोकसभा राज्यसभा सिर्फ यही लोग पार्टिसिपेट करते हैं। अब MLAs का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, ना ही यूनियन टेरिटरी के जो विधायक हैं उनका रोल है, तो ये आप याद रखेंगे। दूसरी चीज़ ये याद रखेंगे, जो नामित सदस्य होते हैं वो भी महाभियोग में अपना चुनते हैं कि भाई यस करना है कि नो करना है। जैसे 12 सदस्य जो राज्यसभा में चुने जाते हैं साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा से, वो भी वोट दे सकते हैं। 2 एंग्लो इंडियन लोकसभा में चुने जाते हैं, नामित किए जाते हैं, तो वो भी दे सकते हैं। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे, यही सब कुछ इसमें लिखा गया है। अगर बात करते हैं कि प्रेसिडेंट को मान लो महाभियोग से हटा दिए, किसी कारणवश प्रेसिडेंट की सीट वैकेंट है, तो उस टाइम कौन प्रेसिडेंटशिप करेगा, तो वाइस प्रेसिडेंट कर सकता है। मान लेते हैं वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो कौन करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेगा। मान लें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है तो कौन करेगा, तो उसके द्वारा नॉमिनेट किया गया कोई भी, या फिर उसके द्वारा नहीं, जो भी सुप्रीम कोर्ट में उस टाइम वरिष्ठतम सदस्य है, जज है, वो करेगा। तो आप ये चीज़ें याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं प्रेसिडेंट ऑफिस खाली कैसे हो सकती है, वैकेंसी कब आती हैं। प्रेसिडेंट भारत का राष्ट्रपति बनना है तो वैकेंसी तभी आएगी जब भारत के राष्ट्रपति 5 साल का कार्यकाल अपना पूरा कर चुका हो, दूसरा वो रेजिग्नेशन दे दे, तीसरा उसको महाभियोग से हटा दिया जाए, चौथा उसकी मृत्यु हो जाए। तो मृत्यु हुई भी है, भारत के राष्ट्रपति में 2 राष्ट्रपति ऐसे हुए जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई है।
नेक्स्ट बात करते हैं पावर एंड फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, हमेशा पूछा जाता है। तो 7 प्रकार की पावर एंजॉय करता है प्रेसिडेंट, कौन कौन सी? एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, फिनेंशियल पावर, जुडिशियल पावर, डिप्लोमेटिक पावर, मिलिट्री पावर, इमरजेंसी पावर। अब बात कर लेते हैं कि एग्जीक्यूटिव पावर में मतलब क्या क्या होता है। अब जो भी अपॉइंटमेंट होती है, जैसे यूपीएससी के चेयरमैन की अपॉइंटमेंट हो गई, अटॉर्नी जनरल, सीएजी, जितने भी किसी भी सीवीसी, सीबीआई, इन सब का अपॉइंटमेंट कौन सी पावर्स के तहत करता है? प्रेसिडेंट। तो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं ये सब, ठीक है ना। तो बेसिकली यही लिखा गया है, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, जितने भी एक्शन होते हैं, एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं प्रेसिडेंट के, वो बेसिकली एग्जीक्यूटिव पावर के तहत किए जाते हैं, ठीक है। सेकेंड बात करते हैं कि ही डायरेक्टली एडमिनिस्टर्स द यूटी, बेसिक सी बात है, जितने भी यूटीज़ हैं वहाँ क्या होते हैं? एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। इन सब की अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, और उनके थ्रू डायरेक्टली एडमिनिस्टर करता है इन सब एरिया में। तो ये कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव पावर है। और एग्जीक्यूटिव पावर की बात करता हूँ तो SC ST के लिए जो एक बेसिकली स्पेशल एरिया का जो डिक्लेरेशन का काम है, ये भी इसी पावर के तहत वो इंजॉय करता है। नेक्स्ट बात करते हैं तो लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर में आपको बात करूँ तो जॉइंट सिटिंग है, ऑर्डिनेंस है, ये आपकी लेजिस्लेटिव पावर के अंतर्गत आती है। जॉइंट सिटिंग 108 आर्टिकल में दी गई, याद रखनी। जॉइंट सिटिंग क्या होती है? बेसिकली मान लीजिए लोकसभा राज्यसभा में किसी बिल को लेकर विवाद हो गया, दोनों में मतभेद हो गया, तो प्रेसिडेंट क्या करता है? दोनों की एक संयुक्त अधिवेशन कराता है, उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अब इस पे कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर आता है। तो ऐसी जॉइंट सिटिंग 108 में जो दी गई है, वो इस सब अरेंजमेंट का काम प्रेसिडेंट करता है। ऑर्डिनेंस क्या होता है? ऑर्डिनेंस बेसिकली मान लीजिए संसद का कोई सत्र नहीं चल रहा है, कोई बिल लाना बहुत ज़रूरी है, तो वो बिल वो ला सकता है प्रेसिडेंट, 123 आर्टिकल में लिखा गया है। अब ये बिल आ तो जाएगा, लेकिन 6 सप्ताह 6 वीक्स के अंदर अंदर इसको संसद से रेटिफाई कराना पड़ेगा, तभी वो फुल फ्लेज्ड एक्ट बन पाएगा। बस में नेक्स्ट बात करते हैं, प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा। ये भी लेजिस्लेटिव पावर के अंतर्गत आता है कि अगर किसी पार्टी का जो बहुमत है वो खो गया है, तो उसको डिसॉल्व करने का काम, लोकसभा को डिसॉल्व करने का काम प्रेसिडेंट करता है। नेक्स्ट पावर एंजॉय करने का काम ये लेजिस्लेटिव पावर के अंतर्गत है। राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामित करना, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, इन सबसे 12 लोगों का नामित करता है राष्ट्रपति राज्यसभा में। तो ये भी एक लेजिस्लेटिव पावर है। फिनेंशियल पावर की बात कर लेते हैं तो फिनेंशियल पावर में आपका एक ये चीज़ है कि मनी बिल। मनी बिल एक ऐसा बिल है जिसको एसेंट देना प्रेसिडेंट की मजबूरी भी है। बेसिकली जब ये बिल लोकसभा में सिर्फ लाया जा सकता है, तो ये बिल तभी आएगा जब प्रेसिडेंट की एसेंट मिले, तो ये एक फिनेंशियल पावर है। दूसरी चीज़, फिनांस कमीशन जब कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है तो उसके जितने भी मेंबर्स होते हैं, जो चेयरमैन होते हैं, सबके गठन और सब हर 5 साल बाद प्रेसिडेंट ही करता है। तो ये भी एक फिनेंशियल पावर के तहत ही आता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि जुडिशियल पावर। जुडिशियल पावर में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है उसका अपॉइंटमेंट का काम, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के भी जो जजेस हैं, उन सब की नियुक्तियों का काम जो है वो राष्ट्रपति जुडिशियल पावर के अंतर्गत इंजॉय करता है। ही कैन ग्रांट पार्डन, रेस्पाइट्स एंड कम्यूट। बेसिकली जो क्षमादान करने की शक्ति है, जो भारत में मुजरिम हैं जिनको डेथ सेंटेंस मिल गई है या फिर और रिगोरस उनको सजाएं मिल चुकी हैं, तो उनको कम करने का काम या उनको क्षमादान करने का काम राष्ट्रपति जुडिशियल पावर के अंतर्गत इंजॉय करता है। ये आर्टिकल 72 में लिखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं कि ऑल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स आर नेगोशिएटेड एंड कंक्लूडेड ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। हम सब जानते हैं कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी होती है, वहाँ जो एग्रीमेंट्स होते हैं, जो नेगोशिएशंस होती हैं, वो सब प्रेसिडेंट के बिहाफ में होती हैं, प्रेसिडेंट के साइन से होती हैं। तो ये एक कौन सी पावर हो गई? ये डिप्लोमेटिक पावर हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं, इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेज ऑफ इंडिया, एयर फोर्स, नेवी और आपका आर्मी, ये तीनों का सुप्रीम कमांडर प्रेसिडेंट होता है। ये एक मिलिट्री पावर है, इसके तहत वो सुप्रीम कमांडर होता है। चौथी बात करते हैं नेशनल इमरजेंसी। इमरजेंसी प्रोविज़न के लिए इसके पास पावर है। 3 तरह की इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट्स रूल, फिनेंशियल इमरजेंसी। ये बेसिकली तीनों ही इमरजेंसी प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? डिक्लेयर कर सकता है। तो ये इमरजेंसी की पावर भी इंजॉय करता है, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी 352 में है, प्रेसिडेंट्स रूल 356 में है और फिनेंशियल इमरजेंसी 360 में, याद रखेंगे। अब बात कर लेते हैं वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। वीटो पावर्स क्या होती हैं? मान लीजिए संसद में लोकसभा राज्यसभा से कोई भी बिल पास हुआ, अब ये बिल पास हो चुका है, आर्टिकल 111 में ये लिखा है जब तक प्रेसिडेंट का साइन नहीं होगा ये एक्ट नहीं बनेगा। अभी प्रेसिडेंट के पास गया तो प्रेसिडेंट 3 प्रकार की शक्ति उस टाइम इंजॉय करता है।
वो उस बिल को मना कर सकता है कि मैं साइन नहीं करूँगा, वो एब्सोल्यूट वीटो कहलाएगा। वो इस बिल को फिर से भेज सकता है, ये बोल सकता है कि इसमें कुछ संशोधन करो, इसमें भी गलतियाँ हैं, तो ये सस्पेंसिव वीटो के तहत वो बोल सकता है। तीसरी चीज़, वो उस बिल को रख ले चुपचाप, तो कुछ ना बोले, ना हाँ बोले ना बोले, वो पॉकेट वीटो के अंतर्गत ये शक्ति एंजॉय करते हैं। अब समझ में आ गया होगा तीनों वीटो पावर के अंतर्गत ये सब चीज़ें हैं। अभी तक एब्सोल्यूट वीटो का यूज़ कर चुके हैं बहुत से प्रेसिडेंट। एब्सोल्यूट वीटो का यूज़ हम कब करते हैं, ये क्वेश्चन आता है। एब्सोल्यूट वीटो का यूज़ हम तब करेंगे जब कोई भी प्राइवेट, जैसे संसद है, संसद में सांसद जो होते हैं वो बिल लाते हैं। मान लेते हैं सांसद जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो बिल नहीं लाए, कोई प्राइवेट मेंबर बिल ले आया है, ठीक है, उस बिल को प्रेसिडेंट क्या करता है, लास्ट में एसेंट नहीं देता है। ये एब्सोल्यूट वीटो का यूज़ तब होता है। दूसरी चीज़ तब होती है जब मान लीजिए लोकसभा राज्यसभा से पास हो गया, उसके पास अब प्रेसिडेंट पास साइन करने के लिए, एसेंट करने के लिए आ गया है, लेकिन पता चलता है कि अब पार्टी अल्पमत में आ गई है, सरकार गिरने वाली है, तब वो उसको एब्सोल्यूट वीटो के तहत उसको नहीं देता है, एसेंट नहीं देता है। नई नई पार्टी आती है, मतलब मान लीजिए, और नई पार्टी बोलती है कि भैया आप उसको ड्रॉप कर दो, उस पर आप एसेंट मत देना, तो वो एब्सोल्यूट वीटो के तहत वो चीज़ कर लेता है, ठीक है। पॉकेट वीटो का इस्तेमाल ज्ञानी जैल सिंह ने किया 1986 में। राजीव गांधी एक बिल लेके आए थे पोस्ट ऑफिस वाला, तो उसके तहत उन्होंने इस क्रिटिसाइजमेंट हुआ था, तो प्रेसिडेंट ने ये पावर इंजॉय की और इसको एसेंट नहीं दिया 3 साल तक, फिर ये लास्ट में ड्रॉप हो गया ये वाला बिल, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 की। इसमें बेसिकली ये दिया गया है, ऐसा कोई अगर बिल आएगा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में होगा, तो प्रेसिडेंट बाध्यकारी है कि उस बिल में वो साइन करेगा, उसमें वो वीटो इंजॉय नहीं कर सकता है। तो ये कर दिया गया था 1971 में। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का कोई भी बिल आया, प्रेसिडेंट उसमें वीटो पावर इंजॉय नहीं करेगा। नेक्स्ट है पार्डन, क्षमा दान शक्ति। बेसिकली प्रेसिडेंट जैसे क्षमा दान शक्ति इंजॉय करता है आर्टिकल 72 के तहत, वैसे ही गवर्नर भी करता है 161 के तहत। बस वो जो फांसी की सज़ा है उसको नहीं रोक सकता है, रिड्यूस करने का काम वो कर सकता है। तो बेसिकली ये उसकी पावर के अंतर्गत आती है, तो आप ये याद रखेंगे। और प्रेसिडेंट से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप मुझे ज़रूर पूछिएगा, मैं उसका समाधान अवश्य करूँगा। होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।